हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि बीएनएस से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अब बीएनएस जो है वो आपका नया कानून है। इसने रिप्लेस किया है आईपीसी को, इंडियन पेनल कोड 1860 को इसने पूरी तरह से रिपील करके रिप्लेस कर दिया है। अब ये नया कानून आया है और एआईबी के सिलेबस में आईपीसी और बीएनएस दोनों को ही रखा गया है। तो इन दोनों को मिला के इसका वेटेज रहेगा आपके एग्ज़ाम में 8 नंबर का। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है कि नए कानून से पूछा जाएगा सवाल या पुराने कानून से पूछा जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ क्लियर कि जो नया कानून है उससे भी सवाल पूछे जाएंगे और जो पुराना कानून था आईपीसी उससे भी सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको दोनों को ही पढ़ना है, दोनों ही डायरेक्ट आप लेकर के जा सकते हो एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल धाराएं हैं 358 कुल धाराएं हैं। और जो पहले का कानून हुआ करता था आईपीसी उसमें टोटल सेक्शन थी 511 धाराओं के साथ में 23 अध्याय भी थे और इस बीएनएस में 358 धाराओं के साथ में 20 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय न्याय संहिता 2023 कब पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ, इनेक्टमेंट डेट बतानी है आपको और ये बेर एक्ट में दे रखी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक्ट पारित हुआ था 25 दिसंबर 2023 को। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति इस कानून पर मिल गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय में कुल कितनी धाराएं हैं? तो सेक्शन 1 धारा 1 है, उसमें 6 पॉइंट दे रखे हैं और उसमें ही फिर भारत के भीतर में अपराध, भारत से परे अपराध और भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर होने वाले किसी जहाज़ पर या विमान पर होने वाले अपराध, वो सारे जब अलग अलग सेक्शन में दे रखे थे आईपीसी में, उनको यहाँ पर कंसोलिडेट कर रखा है सेक्शन 1 में ही सब क्लॉज डाल के। और जो धारा 2 है, जो पहले चैप्टर 2 हुआ करता था जनरल एक्सप्लेनेशन का, साधारण स्पष्टीकरण का, जिसमें सेक्शन 6 से लेकर के 52A तक 52A तक उनमें कुछ टर्म्स थे, उनको डिफाइन कर रखा था, उनकी डेफिनेशंस दे रखी थी, उनको लिस्ट कर दिया है सेक्शन 2 में सब क्लॉज डाल के। ये चेंज किया इन्होंने बीएनएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अध्याय हैं? तो टोटल चैप्टर है 20। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर आपको इन सवालों की पीडीएफ चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मैंने इससे पहले भी जितनी सब्जेक्ट कवर करवाई है सबकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय न्याय संहिता 2023 में चाइल्ड किसे परिभाषित किया गया है? तो पहले चाइल्ड को डिफाइन नहीं किया गया था आईपीसी में, इस बार जो नया कानून लेकर के आए हैं बीएनएस उसमें चाइल्ड को डिफाइन किया गया है और चाइल्ड वो होगा जो 18 साल से कम आयु का होगा। तो जो जिसकी एज 18 साल से कम है, 18 वर्ष से कम आयु का है, वो चाइल्ड की डेफिनेशन में कवर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय न्याय संहिता 2023 में दंड के प्रावधानों में कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया है? अब मैं सवाल हिंदी में लेकर के आया हूँ, मैं आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, साथ में इंग्लिश में मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। पनिशमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें पहले पनिशमेंट हुआ करती थी डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फिर इम्प्रिजनमेंट रीग्रेस और सिंपल, और उसके बाद में एकांत कारावास भी होता था, संपत्ति की जब्ती फोरफीचर और प्रॉपर्टी भी होती थी, फिर फाइन भी लगता था। तो ये सारे पहले पनिशमेंट होती थी, आईपीसी में भी होती थी, इसमें भी रखा गया है बीएनएस में। लेकिन एक चेंज किया गया है कि कम्युनिटी सर्विस को एज ए पनिशमेंट दिया गया है इस अधिनियम में। कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है कि पिटी ऑफेंसेस जितने भी होते हैं, छोटे छोटे अपराध, उनमें कोई जैसे किसी ने अपराध कर दिया तो उसको कम्युनिटी सर्विस एज ए पनिशमेंट दी जाएगी। कैसे? जैसे किसी को ये कह दिया कि आप 100 पौधे लगाओगे, पेड़ लगाओगे, और
या फिर कह दिया कि आप ट्रैफिक पुलिस के साथ में 7 दिन तक काम करोगे, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एज ए पनिशमेंट के तौर पर उसको समाज कल्याण के लिए सज़ा दे दी। तो ये एक सामुदायिक सेवा का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय न्याय संहिता 2023 कौन सी संहिता है? तो मैं आपको बता दूं ये सेकंड संहिता है। पहली बार इस बीएनएस का बिल रखा गया था संसद में, डेट आप याद रखना 11 अगस्त 2023 को। 11 अगस्त 2023 को ये एक्ट पारित नहीं हुआ, तो बिल को विड्रॉ करना पड़ा। 12 दिसंबर 2023 को बिल को विड्रॉ किया। फिर सेकंड बार, दूसरी बार ये बिल बीएनएस का रखा गया 12 दिसंबर 2023 को संसद में। फिर संसद के सदन लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को रखा गया, वहाँ से पारित हो गया। फिर 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में रखा गया, वहाँ से भी पारित हो गया। फिर 25 दिसंबर 2023 को बिल को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा गया और राष्ट्रपति की सहमति 25 दिसंबर 2023 को मिल गई और जो बिल था वो कानून में बदल गया। तो इस तरह से ये बिल कानून बना और ये कानून सेकंड संहिता कहलाती है, क्योंकि दूसरी बार विधेयक को पेश किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय न्याय संहिता 2023 का विधेयक पहली बार कब संसद में रखा गया? 11 अगस्त 2023 को रखा गया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय न्याय संहिता 2023 व्यक्ति शब्द की परिभाषा में शामिल है। तो पर्सन शब्द में नेचुरल पर्सन तो आएंगे ही, पुरुष, मेल, फीमेल, और इस बार बीएनएस में ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड कर दिया है। आईपीसी में जेंडर न्यूट्रल जैसी कोई बात नहीं थी और बीएनएस में जेंडर न्यूट्रल लैंगिक समानता को जोड़ा गया है। तो नेचुरल पर्सन तो आएंगे ही, और उसके अलावा जो लीगल पर्सन होते हैं जिन्हें विधिक हैसियत प्रदान की जाती है कानून के द्वारा, जैसे कंपनी हो गई, फर्म हो गई, कॉरपोरेशन हो गए, तो वो खुद से केस कर सकते हैं और उन पर भी केस किया जा सकता है। तो कृत्रिम व्यक्ति भी व्यक्ति की परिभाषा में शामिल होंगे। पुरुष, स्त्री, ट्रांसजेंडर, कृत्रिम व्यक्ति जैसे निगम, कंपनी। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय न्याय संहिता में कुल कितने अपराधों में सजा के प्रावधानों को बढ़ाया गया? तो सजा के प्रावधानों को बढ़ाया है कुल 33 अपराधों में। 33 ऐसे अपराध है, 33 ऐसे ऑफेंसेज है जिसमें सजा के प्रावधान को बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अपराधों में न्यूनतम सजा के प्रावधान को लागू किया गया? मिनिमम पनिशमेंट को मैंडेटरी कर दिया है। पहले आईपीसी में नहीं था, बीएनएस में कर दिया है कि 23 ऐसे अध्याय हैं, इसका आंसर होगा 23 अपराध। 23 ऐसे अपराध हैं जिनमें मैंडेटरी प्रोविज़न डाले गए हैं मिनिमम पनिशमेंट के लिए। मतलब 23 अपराधों में मिनिमम पनिशमेंट तो देनी ही पड़ेगी कोर्ट को, ये प्रोविज़न नया ऐड किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अपराधों में जुर्माने के प्रावधान को बढ़ाया गया है? तो 83 ऑफेंसेज में जुर्माना, फाइन बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसी तरह के सवाल जो चेंज हुए हैं उन पर ही पूछे जाएंगे। बाकी जो आईपीसी हैं, अगर आईपीसी पे आपकी कमांड अच्छी है तो फिर बीएनएस में सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय न्याय संहिता 2023 को किस दिनांक से लागू किया गया? अब ये पारित तो हो गया था 25 दिसंबर 2023 को, लेकिन लागू किया गया था 1 जुलाई 2024 से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय न्याय संहिता 2023 किस आपराधिक कानून की जगह लागू हुआ है? तो इसे बीएनएस ने किसे रिप्लेस किया है? बीएनएस ने आईपीसी 1860 को रिप्लेस किया है। तो ये भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह आने वाला कानून है। पूरी तरह से निरस्त करके फिर ये कानून आया है, बना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या है? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 आपराधिक मौलिक कानून है। अब मैं आपको बताता हूँ, ब्रांचेज ऑफ लॉ दो तरह की होती है, एक मौलिक विधि, दूसरी प्रक्रियात्मक विधि।
मौलिक विधि किसी व्यक्ति के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करती हैं, जैसे आपके ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, और आईपीसी हो गई, बीएनएस हो गया, ये आपके मौलिक कानून हैं। और प्रक्रिया के कानून हो गए जैसे सीआरपीसी हो गया, बीएनएसएस हो गया, सीपीसी हो गया, ये प्रक्रिया बताती है। प्रक्रिया विधि का मतलब होता है कि मौलिक विधि द्वारा बताए गए अधिकारों और दायित्वों को लागू करने की प्रक्रिया का निर्धारण कैसे किया जाएगा, फोरम को डिसाइड किया जाता है प्रक्रियात्मक विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय न्याय संहिता 2023 का विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण भारत में, होल ऑफ इंडिया में लागू होता है बीएनएस, ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ए जो भारत का नागरिक है अमेरिका में बी की हत्या करता है, वह हत्या के लिए विचारित और दोषित किया जा सकता है। मतलब कि भारत के परे अपराध किया जा रहा है। भारत का नागरिक जो अमेरिका में बी की हत्या करता है तो वो विचारित किया जाएगा और दोषित किया जाएगा अगर भारत के किसी भाग में वो पाया जाता है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये पहले आईपीसी के सेक्शन 3 में कवर था, लेकिन अब ये धारा 1 बीएनएस की धारा 1 में सेक्शन 1 और उसके सब क्लॉज में 3 में ये डिफाइन कर रखा है, 3 में डिफाइन कर रखा है, सॉरी 4 में कर रखा है, क्लॉज 4 में ये डिफाइन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार अपराध की प्रवृत्ति में सबसे आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो अपराध के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अपराध ऐसे ही नहीं बनता है। अपराध के लिए मेंस रिया का होना बहुत ज़रूरी है। मेंस रिया के साथ में गिल्टी माइंड का होना, गिल्टी एक्ट का होना भी ज़रूरी है। खाली गिल्टी एक्ट अपने आप में अपराध नहीं बनता है। इसके लिए एक लैटिन की मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट ट्रियम निसी मेंसिट ट्रिया। इसका मतलब होता है कि खाली कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता है। तो अपराध के गठन के लिए, क्राइम कमिट होने के लिए 2 बातों का होना ज़रूरी है, गिल्टी माइंड मतलब कि मेंस रिया इंटेंशन, और दूसरा गिल्टी एक्ट, दोनों का होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, इंटेंशन का होना ज़रूरी है। बिना इंटेंशन मेंस रिया के अपराध कारित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी आपराधिक षड्यंत्र के लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय न्याय संहिता 2023 में भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया है? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जोड़ा गया है भ्रष्टाचार को रोकना, ये सुनिश्चित करना कि व्यक्तिगत लाभ के लिए न्याय में अवरोध पैदा न हो। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय न्याय संहिता में कौन से नए प्रकार के अपराधों को शामिल किया गया है? संगठित अपराध को शामिल किया गया है, आतंकी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है, डेटा चोरी को भी शामिल किया गया है, और ऑनलाइन धोखाधड़ी जितनी भी होती है उनको भी बीएनएस में शामिल किया गया है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय न्याय संहिता 2023 किस अनुच्छेद के तहत संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुरूप बनाया गया है? तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में घुमा के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, आर्टिकल 47। अब मैं सीधे ही आपके कॉन्सेप्ट को लेकर के सवाल लेकर आया हूँ, कॉन्सेप्ट बेस पर सवाल लेकर के आया हूँ, मैं सेक्शन वाइज लेकर के नहीं आया हूँ, क्योंकि अगर सेक्शन से पूछे जाते हैं तो आपके पास में एग्ज़ाम में डायरेक्ट होगा, देख के आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय न्याय संहिता 2023 में बलात्कार के मामलों में सज़ा की न्यूनतम अवधि कितनी है? तो अब मैंडेटरी कर दिया है प्रोविज़न, मैंडेटरी प्रोविज़न डाल दिया है। 23 अपराधों में से ये भी एक अपराध है जिसमें मैंडेटरी मिनिमम प्रोविज़न पनिशमेंट का डाला गया है। 10 वर्ष की अवधि न्यूनतम अवधि होगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय न्याय संहिता 2023 में सामूहिक दंगे के लिए कौन सी सज़ा निर्धारित की गई है? तो इसके लिए फिर 2 बातों को आपको समझना पड़ेगा। पहला कि अगर सामूहिक दंगे बिना हथियारों के हुए हैं, उनके पास में हथियार नहीं है, बिना हथियारों के हो रहे हैं दंगे, तो फिर 2 वर्ष की सज़ा होगी। दंगों में जितने भी लोग शामिल थे उनको 2 वर्षों की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर दंगों में घातक हथियारों का उपयोग किया गया है
तो फिर सज़ा का प्रावधान बढ़ जाएगा, पनिशमेंट इनहेंस हो जाएगी और 5 वर्ष होगा। तो इसमें नहीं बोला गया है, ऑप्शन में 5 वर्ष है, तो आपको ऑप्शन ए वहाँ पर सही टिक करना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस धारा के तहत राजद्रोह को हटाकर नए प्रावधान शामिल किए गए हैं? तो राजद्रोह की धारा 124 को हटा दिया गया है BNS से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हत्या के लिए न्यूनतम सज़ा कितनी तय की गई है? तो मर्डर के लिए पनिशमेंट है, डेथ पनिशमेंट हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, आजीवन कारावास या फिर फाइन। तीनों ही हो सकते हैं, तीनों ही प्रोविज़न हो सकते हैं पनिशमेंट के। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय न्याय संहिता 2023 में नए कानूनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो BNS आया है उसका मुख्य मेन ऑब्जेक्ट क्या है लाने का? इसका मेन ऑब्जेक्ट है कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, न्याय वितरण में तेजी लाना, न्याय में डिले ना हो, इसके लिए BNS को लेकर के आए हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय न्याय संहिता 2023 में आजीवन कारावास की परिभाषा को संशोधित करके क्या जोड़ा गया है? तो आपके बेरेक्ट जो है BNS का बेरेक्ट है उसमें 20 वर्ष लिखा है, तो 20 वर्ष लिखा है, तो इसका आंसर भी 20 वर्ष होगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट में 20 वर्ष तक का कारावास होगा। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। वैसे तो लाइफ जीवन पर्यंत तक होता है, लेकिन बेरेक्ट में ही 20 वर्ष दे रखा है, तो अपन बेरेक्ट के हिसाब से ही चलेंगे। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय न्याय संहिता 2023 में मॉब लिंचिंग के अधिकतम सज़ा क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ मॉब लिंचिंग होती क्या है। मॉब लिंचिंग मतलब एक भीड़ जो किसी व्यक्ति को मार देती है किसी संभावित खतरे को समझ के। अब वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, कोई भी बात हो सकती है, उसको लेकर के किसी व्यक्ति की हत्या कारित की जाती है भीड़ के द्वारा, तो इसे कहेंगे मॉब लिंचिंग। 2014 के बाद से ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग के केस आए हैं, और बढ़ोतरी के कारण प्रधानमंत्री ने भी इस पर विचार किया और BNS में इसके लिए अलग से प्रोविज़न रखा है। मॉब लिंचिंग में अधिकतम सज़ा है मृत्युदंड, आजीवन कारावास और फाइन। सभी सज़ा, उसमें से कोई भी सज़ा इसमें दी जा सकती है मॉब लिंचिंग के लिए। अब भीड़ का कोई भी सदस्य, जो भी सदस्य है मॉब लिंचिंग का सदस्य, मान लो एक भीड़ ने A को मार दिया है, तो अब भीड़ के जितने भी सदस्य होंगे उन सभी को मृत्युदंड या तो फिर आजीवन कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। ये मैंडेटरी अब कर दिया है, ये प्रोविज़न नया लेकर के आया है BNS में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपहरण के मामलों में सजा का प्रावधान क्या है? किडनैपिंग जो होती है एक कंटिन्यू ऑफेंस है किडनैपिंग। अब किसी भी उम्र का हो सकता है, 2 प्रकार के होते हैं। मैं आपको ये अपहरण बता ही देता हूँ, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो अपहरण होता है ये कंटिन्यू ऑफेंस है, किसी भी उम्र का हो सकता है, और किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती आप उसकी सहमति के बिना उसको लेकर के जा रहे हों, तो ये होता है किडनैपिंग का ऑफेंस। और इसके लिए सज़ा का प्रावधान है 7 से 20 वर्ष का कारावास। सज़ा के प्रावधान को बढ़ा दिया गया है, ये एक प्रोविज़न ऐड किया गया है नया BNS में। जैसे किसी को आप किडनैप करते हो और उसके हाथ पैर काट के भीख मंगवाते हो, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम हो गया। किसी ने अपहरण किया है और अपहरण करके उसका मर्डर करने के इरादे से, हत्या करने के इरादे से उसका अपहरण किया है, तो फिर सज़ा का जो प्रावधान होगा वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से 7 से 20 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, आपको बेरेट देख के सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अगर कोई व्यक्ति अपराध करते समय मद्यपान की स्थिति में हो मद्यपान की स्थिति में हो तो क्या उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दोषी माना जा सकता है? इंटॉक्सिकेटेड है, ठीक बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उसने खुद से कंज्यूम किया है, जैसे कोई शराब का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाइन का, अगर उसने खुद से कंज्यूम किया और फिर वो जा कर के अपराध कारित करता है
ऑफेंस कमिट करता है तब तो वो फिर लायबल होगा, उसे पनिशमेंट दी जाएगी। और अगर किसी व्यक्ति को जो कभी शराब पीता ही नहीं है उसको ज़बरदस्ती उसकी कंसेंट के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे दबाव में डालकर पिलाया जाता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध धमका करके, और फिर वो जा कर के कोई अपराध कारित करता है नशे की हालत में, तो फिर वो अपराध के लिए लायबल नहीं होगा। खुद से कंज्यूम किया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाँ, अगर उसने स्वेच्छा से मद्यपान किया हो, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, BNS 2023 के तहत हत्या और गैर इरादतन हत्या मतलब कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या अंतर है, मुख्य अंतर को बताना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2 एग्जांपल मैं आपको बताऊँगा, दोनों से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे एक व्यक्ति है और ए जो बी की हत्या करने के इरादे से उसके सर पर एक लाठी का वार करता है, ठीक है। जैसे ही लाठी का वार किया लोगों ने चिल्लाया कि ये मर सकता है, ठीक है। तो ये चला जाएगा मामला, अगर बाद में वो मर जाता तो ये मामला चला जाएगा कल्पेबल होमिसाइड में। और अगर आपको ये पता है, सेकंड वाले एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ए व्यक्ति को ये पता है कि बी का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है पेट का, ठीक है, और अगर मैंने एक घुसा लगा दिया तो वो मर जाएगा, उसे ये नॉलेज है। और फिर वो अगर किसी को चोट कारित करता है इंटेंशन के साथ में तो फिर वो मर्डर कहलाएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड में नहीं जाएगा। एक और एग्जांपल से इसे क्लियर करते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वो घर पे जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ में कुछ ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में थी, वो सडन प्रोवोकेशन में आ जाता है और वो दोनों की हत्या कर देता है। तो अब ये मामला कहाँ जाएगा, अब ये मामला जाएगा कल्पेबल होमिसाइड में, ये हत्या में नहीं जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति है जो सीधे ही तलवार से किसी की गर्दन काट देता है तो ये फिर मर्डर कहलाएगा, ये कल्पेबल होमिसाइड में नहीं जाएगा। मर्डर में 5 अपवाद दे रखे हैं, जिसमें पहला अपवाद है कि कोई व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस में, जैसे कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए आ रहा है और आप एक्सीड कर गए प्राइवेट डिफेंस में, आत्मरक्षा के अधिकारों का आपने उल्लंघन कर दिया, आपने एक्सीड कर दिया। वो लाठी से लेकर मारने आ रहा था, आपने बंदूक से गोली चलाकर उसको मार दिया, तो ये फिर आपका जो ऑफेंस है ये मर्डर नहीं कहलाएगा, ये कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा। दूसरा कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो किसी को पकड़ने के लिए गोली चलाता है, बंदूक का उपयोग करता है और उससे किसी की मृत्यु कारित हो जाता है, तो उसने अपनी ड्यूटीज़ में एक्सीड कर दिया है, तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा, वो मर्डर में काउंट नहीं होगा। तीसरा वो कि जैसे मान लो अपवाद है कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से मेजर है, मतलब वयस्क है, 18 वर्ष क्रॉस कर लिया है, और फिर वो व्यक्ति सहमति दे देता है कि आप मुझे मार लो, और कोई व्यक्ति उसकी हत्या कारित करता है, तो फिर मर्डर में नहीं जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड में ही जाएगा। तो मैंने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं और आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसका मुख्य अंतर बताना है कि हत्या में पूर्व नियोजन होता है। पहले से आपको पता है कि बी नामक व्यक्ति के सर में या पेट में ऐसी चोटें हैं, उनका अभी ऑपरेशन हुआ है, मैं एक घुसा मारूंगा मर जाएगा, तो फिर वो हत्या का मामला बन जाएगा। जबकि गैर इरादतन हत्या कल्पेबल होमिसाइड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अवैध रूप से प्रतिबंधित करना BNS 2023 में क्या कहलाता है। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अवैध रूप से प्रतिबंधित करना 2 तरह से आप कर सकते हो। एक तो सदोष परिरोध, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी कि किसी व्यक्ति को पकड़ के आपने कमरे में बंद कर दिया, अब वो चारों दिशाओं में नहीं जा सकता, बंद कर दिया, ये आपका एक्ट बन जाएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष परिरोध। अब दूसरा कि आपने किसी व्यक्ति को एक ही दिशा में जाने से रोक दिया, तो ये कहलाएगा सदोष अवरोध, ठीक है। अगर सजा का प्रावधान पूछ ले तो आपके पास में बेरेक्ट है, बेरेक्ट देख के आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अवैध रूप, इसका आंसर होगा गलत तरीके से बंधक बनाना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, BNS 2023 में डकैती कब मानी जाती है? अब मैं आपको 4 तरह के ऑफेंसेस बताऊंगा अलग अलग तरह से। पहला बताता हूँ चोरी का। चोरी क्या होती है? थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति सामने वाले की सहमति के बिना उसकी चल संपत्ति को चुरा लेता है, उसको वहाँ से हटा लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति है, बी की सहमति के बिना बी के मोबाइल को वहाँ से ले लेता है और अपने बैग में रख देता है, तो ये चोरी कहलाएगी। चोरी में ना तो डर होता है, ना भय होता है, ना ही किसी प्रकार का वायलेंस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में लूट की बात करते हैं, रॉबरी की बात करते हैं। रॉबरी में क्या होगा? उससे पहले एक्सटॉर्शन को पढ़ लेते हैं, उद्यापन को पढ़ लेते हैं। उद्यापन का मतलब होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और आपको ये कहता है कि आप मुझे पैसे सेंड कर लो, रुपए भेजो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ मानहानिकारक लेख प्रकाशित कर दूंगा, आपके वीडियो लीक कर दूंगा, आपके फ़ोटोज़ वायरल कर दूंगा, तो ये आपको डरा रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है। तो वहाँ पर फिर उद्यापन का अपराध कारित हो जाएगा, वहाँ आपको डर या भय का अपराध डाला गया है। फिर उसके बाद में आती है लूट। लूट, रॉबरी, जब आपके ऊपर गन रख के ये बोला जाता है कि सामान दे दो, मतलब कि डरा धमका के आपकी कंसेंट लेके फिर आपसे कोई संपत्ति आपकी ली जाती है, तो ये कहलाएगी लूट। लूट में वायलेंस नहीं होता है, डराना धमकाना होता है। और जब आप उस लूट में 5 या 5 से ज़्यादा लोग सम्मिलित हो जाएंगे तो वो डकैती बन जाएगी। तो ये डकैती वाला क्वेश्चन है, इसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग होते हैं जो लूट के इरादे से आते हैं और संपत्ति को उसकी बिना सहमति से ले लेते हैं, डरा धमका करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को डराना धमकाना BNS 2023 के तहत क्या कहलाता है? तो डराना या धमकाना ये कहलाता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक धमकी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, BNS के अनुसार जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन और चोरी में मुख्य अंतर क्या है? मैंने अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है कि जबरन वसूली में डर का उपयोग किया जाएगा, आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, और चोरी में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कौन से अपराध नहीं आते हैं? वो बताना है जो अपराध नहीं आते हैं। शरीर के विरुद्ध किए गए अपराध तो आते ही हैं, संपत्ति के विरुद्ध भी अपराध आते हैं, राजद्रोह के अपराध भी आते हैं। अब तो साइबर क्राइम भी BNS में डाल रखा है प्रोविजन, उसके बारे में भी नहीं आते हैं। विशिष्ट या स्थानीय विधि द्वारा परिभाषित अपराध BNS में नहीं आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी यदि, ये पूछा गया है सेक्शन 2 से, BNS के सेक्शन 2 में और डेफिनेशन क्लॉज से पूछा गया है। इसमें संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में पोजीशन में मानी जाएगी तब जब वो उस व्यक्ति के कब्जे में है। ठीक बात, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर दूसरी बात, अगर वो संपत्ति उस व्यक्ति की तरफ से उसकी पत्नी के पास में है तब भी ऐसा माना जाएगा कि उसी के कब्जे में है, और उसके लिपिक या सेवक के कब्जे में है तब भी उसी के कब्जे में ही मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, ए के पास में कोई प्रॉपर्टी है, चोरी करके लेकर के आता है, फिर वो अपनी पत्नी के उसका कब्जा उसकी पत्नी को दे देता है, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि जो कब्जा है वो उसी ए के पास में रहेगा। ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऐसे सवाल घुमा के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत लोक सेवक शब्द द्योतक हैं। तो लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट क्या है आपको बताना है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब होता है भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का आयुक्त ऑफिसर, हर जज, प्रत्येक जज, न्यायाधीश जो होगा वो भी आएगा, पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। सरकार की सेवा में होकर वेतन प्राप्त करता है तो वो भी काउंट, जो वो भी डेफिनेशन में कवर होगा। अब बात करते हैं कि बैरेक में सीधा आपके दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पूछा जाएगा क्या कि कोई MLA है, विधायक है, वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, MLA जो है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है,
लेकिन सांसद वो पब्लिक सर्वेंट होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो हमेशा ही पब्लिक सर्वेंट होगा। अब होमगार्ड और सिक्योरिटी गार्ड दोनों में सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा, होमगार्ड पब्लिक सर्वेंट होगा। और फिर सरपंच पब्लिक सर्वेंट होता है, और सरपंच का मतलब प्रधान सर वो होगा। और फिर पार्षद जो होता है नगर पालिका का वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत लोक सेवक नहीं है। आपको बताना है कौन नहीं है। तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा चिकित्सा अधिकारी नहीं होता है, नगर पालिका का पार्षद भी नहीं होता है, सहकारी संस्था का अध्यक्ष भी नहीं होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे बेरेक्ट में जो दे रखा है वहाँ से नहीं पूछेंगे, जानबूझ के नहीं पूछेंगे, बाहर से ही पूछेंगे। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इनमें लोक सेवक है, पुलिस बल का होमगार्ड, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। किसी प्राइवेट कारखाने का चौकीदार नहीं होता है, फिल्म स्टार का अंगरक्षक भी नहीं होता है, बॉडीगार्ड भी नहीं होता है, किसी अपार्टमेंट का चौकीदार मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भूमि व वे चीज़ें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों कहलाती हैं। अब यहाँ पर अचल संपत्ति की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को ही पूछ लिया। तो मैं आपको बता दूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है भूमि, लैंड, भूमि से मिलने वाला लाभ, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर उसके बाद में भूमि से जुड़ी हुई चीज़ें, थिंग्स अटैच टू द लैंड। तो ये जो चीज़ें हैं मतलब कि भूमि से मिलने वाला लाभ और भूमि से जुड़ी हुई चीज़ें, ये सारे आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी, अचल संपत्ति कहलाएगी। तो स्थावर संपत्ति ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो कहलाता है। तो रॉन्गफुल गेन कहलाएगा। ये रॉन्गफुल गेन का क्वेश्चन है। रॉन्गफुल गेन का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो विधि विरुद्ध साधनों द्वारा किसी दूसरे की संपत्ति से लाभ प्राप्त करता है तो वो रॉन्गफुल गेन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, जो कोई इस आशय से, इस इंटेंशन के साथ में कोई एक्ट करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ रॉन्गफुल गेन हो और अन्य व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस सदोष हानि कारित करें, वो कहलाता है, वो कहलाएगा बेईमानी पूर्वक कार्य करना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के समान इस आशय से करता है कि प्रवंचना करें, मतलब कि एक चीज़ को दूसरे के समान बना देता है। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल कोई मार्कशीट है वो आपने बना दी ओरिजिनल के जैसी ही, और उससे कोई आगे वाला धोखा खा लेता है तो फिर ये ऑफेंस बनेगा और इसे कहेंगे कूटकरण, फोर्जरी कहेंगे। और एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे किसी ने 500 रुपये का नोट बनाया, जैसे उसने नकल बनाई उसकी, जब तक उसने उपयोग नहीं किया तब तक कोई ऑफेंस नहीं है, वो एज ए पेंटिंग उपयोग कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे उसने नकल और लोगों में प्रवंचना यानी कि धोखा देने के उद्देश्य से वो बनाया है ताकि उसका मिसयूज कर सके, नकली 500 का नोट बना के उससे लोगों को धोखा देना, ये कहलाएगा कूटकरण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों के साधन द्वारा अभिव्यक्ति वर्णित की जाए। तो कोई बात लिखी गई है किसी मटेरियल पर, पदार्थ पर, अक्षरों के द्वारा, अंकों के द्वारा या चिन्हों के माध्यम से, तो वो कहलाता है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और डाटा भी, डिजिटल डाटा भी आएगा, तो ये भी BNS में डाला गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मूल्यवान प्रतिभूति कहलाती है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है? मैं आपको सीधा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जब आप ये शब्द पढ़ो, मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो आपके दिमाग में एक तो डॉक्यूमेंट आना चाहिए, डॉक्यूमेंट शब्द आना ही चाहिए। डॉक्यूमेंट जिससे या तो
राइट क्रिएट हो रहे हों, अधिकारों का सर्जन हो रहा हो, या फिर अधिकार समाप्त हो रहे हो, या तो फिर अधिकार समाप्त हो रहे हो, या उस डॉक्यूमेंट से एक्नॉलेजमेंट हो रहा हो, अभिस्वीकृति हो रही हो, या फिर अधिकारों का ट्रांसफ़र हो रहा हो, अंतरण हो रहा हो। तो ये जो जितनी भी बातें हैं अगर वो हो रही हैं तो फिर आपको समझना है कि वो डॉक्यूमेंट वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगी। तो ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों में ही दे रखा है। जहाँ दस्तावेज से कोई विधिक अधिकार सर्जित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वासित किया जाए तब भी वो कहलाएगा मूल्यवान प्रतिभूति। जहाँ दस्तावेज से कोई व्यक्ति अभिस्वीकृति, एक्नॉलेजमेंट करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है तब भी वो कहलाएगा मूल्यवान प्रतिभूति। और जहाँ दस्तावेज से कोई यह स्वीकार करता है कि अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है तो ऑप्शन सी, बी कहलाएगा मूल्यवान प्रतिभूति। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपको बस एक बात ध्यान में रखना है, जब भी मूल्यवान प्रतिभूति आपके पूछा जाए एग्जाम में तो डॉक्यूमेंट शब्द आपके दिमाग में पहले आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है, सती शब्द ऐसी अपानी का द्योतक है जो अवैध रूप से कारित हुई हो। नुकसान, सती कारित हो सकती है, किसी शरीर के प्रति भी नुकसान कारित किया जा सकता है, और संपत्ति के प्रति भी नुकसान कारित किया जा सकता है, और ख्याति यानी कि गुडविल के, प्रतिष्ठा के प्रति भी, जैसे कि मानहानि, डिफामेशन कर दिया तो भी ये सती के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मृत्युदंडादेश का लघुकरण किया जा सकेगा। अब जो मृत्युदंड है उसका लघुकरण यानी कि उसको बदलना है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, तो कौन बदलेगा? समुचित सरकार बदलेगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ना तो राज्य सरकार, ना ही केंद्र सरकार, ना सुप्रीम कोर्ट और ना ही उच्च न्यायालय, समुचित सरकार ही लघुकरण कर सकती है। आईपीसी में भी प्रोविज़न दे रखा था और बीएनएस में भी एज इट इज़ प्रोविज़न दे रखा है। ये क्वेश्चन पूछ लें तो आप सही करके आ जाना, ठीक है। क्षमा याचना पूछे तो राष्ट्रपति वहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, जब कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जाते हैं, दोनों ही लगा दिए, कारावास भी लगा दिया, इम्प्रिजनमेंट भी लगा दिया और फाइन भी लगा दिया, दोनों ही लगा दिया, तब जुर्माना नहीं देने पर अधिकतम दंडादेश की जो कारावास होगा वो कितनी अवधि का होगा आपको बताना है। तो ये पूछा गया है चैप्टर 2 बीएनएस से। उसमें ये बोला गया है कि अगर कोई जुर्माना नहीं देता है उसके साथ में उसको कारावास का भी दंड दिया गया है तो फिर कारावास का 1/4 भाग दंड का दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, एकांत परिरोध की अवधि हो सकेगी। एकांत परिरोध, एकांत कारावास क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक जेल में एक ही व्यक्ति को रखा जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम जो पीरियड है वो 3 महीने का होता है। आईपीसी में भी डिफाइन था, यहाँ भी डिस्कस कर रखा है बीएनएस में, 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा किसी भी हाल में। और अगर एक साथ देना है तो आप दे सकते हो मैक्सिमम 14 दिन का, 14 डेज का दे सकते हो, ठीक है। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। और एकांत परिरोध जो है वो मैक्सिमम 3 महीने का होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 साल से कम के आयु द्वारा बालक के द्वारा की जाती है। ऐसा कोई चाइल्ड है जो 7 साल से कम का है, बच्चा है, और वो कोई अपराध, क्राइम कमिट कर लेता है तो फिर वो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मेंस रिया का अभाव है। अब मेंस रिया मैं आपको बता देता हूँ कि मेंस रिया का होना बहुत ज़रूरी है अपराध के गठन के लिए, ठीक है। तो 7 साल के बच्चे में ये प्रिजम्पशन की जाती है कि उनमें मेंस रिया नहीं होता है तो अपराध भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये पूछा गया है चैप्टर 3 से बीएनएस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर 3 है सामान्य अपवाद, जनरल डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 53, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलता है तो आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलेगा, शरीर के प्रति भी और संपत्ति के प्रति, दोनों के प्रति मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, वह व्यक्ति जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है कहलाता है, दुष्प्रेरक कहलाएगा, अबेटर कहलाएगा। अबेटमेंट का अपराध होता है, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा देता हूँ। ए नामक व्यक्ति बी
जो कि अभी 7 साल से 10 साल का बच्चा है, उसको ये कहता है कि आप ये जो सामान मैं दे रहा हूँ वो सी के खाने में जा कर के मिला दो। बी वैसा ही ठीक करता है, सी के खाने में जा कर के मिला देता है और सी की हत्या हो जाती है। वो जहर था, मिलाया गया था और उस जहर से सी की हत्या हो गई है। मिलाया था बी ने, जिसको जो अभी 10 साल का है, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं था और ये माना जाएगा कि बी को दुष्प्रेरण किया है ए ने, तो यहाँ ए फिर दुष्प्रेरक कहलाएगा और उसे हत्या के लिए पनिश किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, वह हर सदस्य दोषी होगा। बलवा का दोषी होगा, बलवा करने का दोषी होगा। बलवा और दंगा दो शब्द समझ लो। बलवा विधि विरुद्ध जमाव में किया जाता है, ठीक बात। उसके बाद दंगा जो होता है वो दो व्यक्ति करते हैं, दो या दो व्यक्ति होते हैं, कम से कम दो व्यक्ति जो सार्वजनिक जगह पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसे दंगा कहते हैं। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। विधि विरुद्ध जमाव में कम से कम 5 सदस्य होते हैं, आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है। अनलॉफुल असेंबली में कम से कम 5 सदस्य होंगे। वो क्या करेंगे, वो सरकार का विरोध करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। न्यूसेंस कारित होने पर सती कारित होती है। जब भी न्यूसेंस होगा तो न्यूसेंस 2 प्रकार का होता है। न्यूसेंस का मतलब होता है डिस्टर्ब करना। अगर किसी व्यक्ति विशेष को किया जा रहा है तो फिर व्यक्तिगत प्राइवेट न्यूसेंस हो जाएगा, और अगर न्यूसेंस से बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है तो फिर वो सार्वजनिक न्यूसेंस बन जाएगा। तो ऑप्शन ए विशिष्ट व्यक्ति और जनसाधारण दोनों ही प्रकार है, प्राइवेट और पब्लिक 2 प्रकार है न्यूसेंस के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में दे रखा है कि एक गड्ढे पर लकड़ियां व घास इस आशय से बिछाता है कि एतद द्वारा मृत्यु कारित करें, या ज्ञान रखते हुए कि बिछाता है कि संभाव्य है कि एतद द्वारा मृत्यु कारित हो। बी ये विश्वास करते हुए कि भूमि सुदृढ़ है, उस पर चलता है और उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है। ए ने क्या किया है, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। नाम बदल लेगा, आईपीसी की जगह बीएनएस डाल देगा, बीएनएस की जगह आईपीसी डाल देगा। अब आपको बताना है कि ये मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड है। तो ए ने गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास इस इंटेंशन के साथ बिछाई है कि उससे मृत्यु कारित हो, ये ज्ञान रखते हुए, ये नॉलेज रखते हुए, तो ये फिर चला जाएगा हत्या के मामले में। अगर नॉलेज है किसी बात को, किसी व्यक्ति को कि उससे मृत्यु होना ही है, जैसे किसी 5वें फ्लोर से 5th फ्लोर से आप किसी को धक्का दोगे, तो निश्चित सी बात है, जाहिर सी बात है कि उससे मृत्यु कारित होना ही है, तो फिर वो मर्डर की कैटेगरी में चला जाएगा। तो यहाँ फिर ये जो ए है उसे हत्या के लिए चार्ज किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। आपराधिक मानववध हत्या नहीं होती है जब ये अपराध बता दिए, अपवाद बता दिए हैं। अपवादों में आता है आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं मानी जाएगी, तो जब कोई व्यक्ति गंभीर या अचानक सडन प्रोवोकेशन में कोई हत्या करता है तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। दूसरा, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का अतिक्रमण कर दिया। कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए आ रहा था लाठी लेकर के, लेकिन आपने बंदूक से उसको मार दिया, तो आपने क्या कर दिया, एक्सीड कर दिया। तो ये जो एक्सीड किया है, ये आपका ऑफेंस जो है वो मर्डर नहीं होकर के कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट होगा। लोक सेवक के कार्य व सम्मति से मृत्यु कारित की जाती है। अगर कोई लोक सेवक है, उसने मान लो किसी को पकड़ना था, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना था, और उसने बंदूक से उसको गोली चलाई और मार दिया, तो उसके द्वारा किया गया एक्ट फिर वो कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। क्या फ़र्क होता है इसमें, पनिशमेंट का फ़र्क होता है, पनिशमेंट का फ़र्क होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में। मर्डर में सज़ा जो होती है मृत्युदंड, आजीवन कारावास भी हो सकती है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में सज़ा थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59।
ए बी पर तलवार व लाठी से ऐसा घाव करता है जिससे प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित होना अधिक संभाव्य हो। परिणाम स्वरूप बी की मृत्यु हो जाती है। ए का जो कार्य है वो क्या है, तो सामान्य अनुक्रम में जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो चाकू से किसी की गर्दन काटता है, तो दिखने में कैसा लग रहा है, चाकू से किसी की गर्दन काट दी, तो गर्दन काटने से ही क्या लग रहा है, उसकी मृत्यु होना ही है। 5वें फ्लोर से किसी को धक्का देकर गिरा के मार रहा है, तो लग रहा क्या है, मर ही जाएगा, बचने की कोई संभावना नहीं है। तो जहाँ बचने की कोई संभावना नहीं है तो वो फिर काउंट होगा हत्या में, मर्डर में काउंट होगा। यहाँ ए ने हत्या कारित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, हत्या के अपराध में कौन सा कथन सत्य है। हत्या जो है, मर्डर जो है, वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसमें पुलिस अधिकारी बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के ही इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकता है, जो गंभीर प्रकृति का होता है, सीरियस नेचर का क्राइम होता है। और ये अजमानती है, यानी कि गैर जमानती, नॉन बेलेबल है। साथ में असमनीय यानी कि नॉन कंपाउंडेबल है, राजीनामा भी नहीं कर सकते। तीसरा जो है वो सेशन न्यायालय में विचारण योग्य होता है। तो ये तीनों कथन सत्य हैं, ए बी और सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, बी को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर ए उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार बी दीवार की परिसीमा से बाहर नहीं जा सकता। ए ने अपराध किया है, तो मैंने आपको बताया चारों दिशाओं में जाने से रोकना, यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करना, सदोष परिरोध। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को उसकी संरक्षक की सहमति के बिना बहला करके ले जाना। अब मैं आपको बताता हूँ 2 प्रकार के अपराध। एक तो होता है व्यपहरण, एक होता है अपहरण। व्यपहरण का मतलब होता है किडनैपिंग। अब किडनैपिंग किसकी होती है, मेल है, 16 वर्ष से कम का है, आयु 16 वर्ष से कम होनी चाहिए, फीमेल 18 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए, और अनसाउंड माइंड का कोई व्यक्ति है, ठीक है, विकृतिसित कोई व्यक्ति है, और उसको उसके गार्जियन की लॉफुल कस्टडी से कोई व्यक्ति उसके गार्जियन की सहमति के बिना लेकर के जाता है, तो ये अपराध बनेगा किडनैपिंग का अपराध बन जाएगा। उसके लिए बस आपको ध्यान में रखना है कि मेल है तो 16 वर्ष से कम आयु होगी, फीमेल है तो 18 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, और अनसाउंड माइंड का कोई व्यक्ति है और उसके लिए गार्जियन अपॉइंट है, तो उसकी गार्जियन की सहमति के बिना उसको वहाँ से ले जाना किडनैपिंग कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, किडनैपिंग, व्यपहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विधिपूर्ण संरक्षता यानी कि लॉफुल गार्जियनशिप में से व्यपहरण का उदाहरण है, तो आपको बताना है मेल है तो 16 वर्ष से कम आयु का होगा, अगर फीमेल है तो 18 वर्ष से कम आयु का होगा, और यदि कोई विकृत अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है तो उसका भी किडनैपिंग हो सकता है, बशर्ते कि उसको ले जाया गया है उसके गार्जियन की कंसेंट के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, यकीनी प्रवंचनापूर्वक उपाय द्वारा उत्प्रेरित करता है, तो बलपूर्वक फोर्स का उपयोग किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को पकड़ के लेकर के जा रहे हैं, फोर्स का उपयोग करके, बल का उपयोग करके ए बी को ले जा रहा है, फोर्स का उपयोग करके उसको पकड़ करके गाड़ी में डाल करके लेके जा रहे हैं, तो ये एक अपहरण है, ये एबडक्टिंग कहलाएगा। अपहरण का मतलब होता है ये किसी भी एज का हो सकता है, किसी भी एज के व्यक्ति का अपहरण किया जा सकता है, और अपहरण एक कॉन्टिन्यूज अपराध है, कंटिन्यू चलने वाला एक अपराध होता है, इसमें बल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन किडनैपिंग में बल का प्रयोग हो ये ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर गार्जियन की लॉफुल कस्टडी से उसके गार्जियन की बिना कंसेंट के उनको वहाँ से हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, ए बी की भूमि पर स्थित पेड़ को बेईमानी से ले जाने के आशय से इंटेंशन से बी की अनुमति के बिना काट डालता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? चोरी की है। अगर आपके भूमि में प्लॉट में कोई पेड़ है और कोई बाहरी व्यक्ति आके उस पेड़ को काट के लेकर जा रहा है आपकी कंसेंट के बिना, तो उसने क्या किया है? कंसेंट के बिना
पेड़ को काटा, वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन गई, चल संपत्ति बन गई, और वो लेकर के चला गया, हटा दिया उसने, तो ये चोरी का अपराध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति, चल संपत्ति बेईमानी से ले जाने का आशय इंटेंशन रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने से हटाता है, वो कहलाएगा चोरी कहलाएगा। चोरी में बल का प्रयोग नहीं होता है, ना डर का प्रयोग होता है, बस सीधी सी बात है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे आपका मोबाइल आपकी सहमति के बिना किसी ने चुरा लिया, ले लिया, एक तो ये, एक इसमें होगा छीना झपटी। कोई व्यक्ति, जैसे आप मोबाइल चला रहे हो, रास्ते पे चल रहे हो और पीछे से आके आपके मोबाइल को झपटा मार कर, झपट करके लेके चला जाएगा, ये भी चोरी में काउंट होगा, तो ये भी चोरी ही कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। ए ये धमकी देता है बी को कि अगर उसने धन नहीं दिया तो बी के बारे में मानहानिकारक लेख प्रकाशित करेगा। अपने धन देने के लिए वह बी को इस प्रकार उत्प्रेरित करता है। तो ए ने कौन सा ऑफेंस किया आपको बताना है। तो ये ए ने यहाँ पर उद्दापन का अपराध किया, एक्सटॉर्शन का ऑफेंस किया है, क्योंकि उसने डराया है, धमकाया है, मानहानिकारक लेख जो है प्रकाशित करने के बारे में उसको डराया धमकाया है, तो ये अपराध होगा उद्यापन का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। धारा पूछ ले, बेरेक देख के ही सॉल्व करना है, मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर सेक्शन वाइज कोई सवाल पूछा जाता है पनिशमेंट का, सेक्शन का, बेरेक देख के आपको चेक करना है, फिर आंसर सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। जो कोई व्यक्ति संपत्ति में, ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है कि वो कोई अपराध करें या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है अभित्रस्त करें, अपमानित करें, शुद्ध करें, वो कहलाता है। ये बात करता है सीधी सीधी, इसको इतना क्वेश्चन में घुमा के पूछ लिया। ट्रेस पास, अतिचार की बात करता है। ट्रेस पास 4 तरह के होते हैं, समझ लेना ध्यान से। पहला ट्रेस पास खाली आपके कोई प्रॉपर्टी में घुस जाता है, सिर्फ देखने के लिए घुस गया, तो ट्रेस पास किया बिना आपकी कंसेंट के, तो खाली ट्रेस पास किया है, तो इसकी ये फिर एक सिविल रॉन्ग हो गया, ये तो टॉर्ट का मुकदमा हो जाएगा, फिर आपको सिविल कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अगर वही व्यक्ति आपके प्लॉट में घुसता है, आपके भवन में घुसता है और वो किसी अपराध को अंजाम देने वाला होता है, ऑफेंस कमिट करने वाला होता है, तो वो बन जाएगा आपराधिक अतिचार, क्रिमिनल ट्रेसपास। फिर अगर जहाँ पर आप रहते हो, जिस घर में आप रहते हो वहाँ पर मेंबर हैं, रह रहे हों, और व्यक्ति कोई घुस जाता है आपकी कंसेंट के बिना, और वो कोई ऑफेंस करने वाला है सीरियस नेचर का, गाली गलौज कर रहा है या किसी के साथ मारपीट करने वाला है, तो फिर वो कहलाएगा गृह अतिचार, हाउस ट्रेसपास कहलाएगा। हाउस ट्रेसपास के मतलब जहाँ पर लोग रह रहे हों वहाँ पर ट्रेसपास करना उनकी सहमति के बिना और कोई ऑफेंस करने का इरादे के साथ में। फिर आता है हाउस ब्रेकिंग, गृह भेदन। गृह भेदन माना जाता है कि कोई व्यक्ति आता है, दीवार तोड़ के घुस जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड है तो उसको मार के घुस जाएगा ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो ये कहलाएगा गृह भेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। कौन सा कार्य गृह भेदन है? तो आपको बताना है कि गृह भेदन कौन सा है, तो ऑप्शन में आप पढ़ के बता देना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। मानहानि के अपवाद क्या है? तो कब डिफामेशन का ऑफेंस जो है वो कमिट नहीं होगा? डिफामेशन आईपीसी में भी था और बीएनएस में भी है। अब डिफामेशन कब नहीं होगा? डिफामेशन में अगर आपने सही बात, किसी के बारे में आपने सही बात को प्रकाशन किया है, आपने सही बातें बताई हैं, तब डिफामेशन के लिए आपके ऊपर चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपका आपका ऑफेंस नहीं बनेगा। तो सत्य बात का कथन, लोक सेवक का आचरण, लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण, फिर कोई कार्रवाई की गई है मेरिट के बेस पर, तो वो भी मानहानि नहीं कहलाई। सद्भावना में कोई परिनिंदा कर दी, गुड फेथ में आपने लांछन लगा दिया, ठीक है। सद्भावी अभियोग यानी कि गुड फेथ में कोई प्रोजिक्यूशन कर दिया, तो फिर मानहानि का ऑफेंस नहीं बनेगा और
आपको चार्ज नहीं किया जाएगा, आप लायबल नहीं रहोगे। ये थे आपके बीएनएस के सवाल। इस तरह से बीएनएस में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बीएनएस के जितने भी सवाल थे आपको कवर करवा दिए हैं। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप बेरेक्ट लेकर के जाना, बीएनएस का भी और आईपीसी का भी, दोनों का। अगर आपकी आईपीसी पे कमांड अच्छी है तो बीएनएस पर भी आपकी कमांड बन जाएगी। दोनों बेरेक्ट लेकर के जाओगे विदाउट शॉर्ट नोट के, और दोनों अलाउ हैं। तो अगर सेक्शन से कोई सवाल पूछा जाता है बेरेक्ट देख के आपको सॉल्व करना है, और बेरेक्ट से बाहर सवाल आता है तो इन सवालों से ही आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। ये डेट्स आपको, जो भी डेट है वो आपको याद रखनी है, जो प्रोविज़न हटाए गए हैं वो याद में रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। ये जो सवाल बताए गए एक बार आप इनको ध्यान से पढ़ लेना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।